हेलो एवरीवन, आप सभी का मेटलर्जी के 4th लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हमने ओर बताया था, फ्लो चार्ट को फॉलो करिए, उसको पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट किया था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे पाउडर्ड ओर मिला था सेकेंड नंबर पे आपको। फिर आपने कॉन्सेंट्रेशन मेथड अप्लाई करा था तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला था। फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओर में जब आपने मेटल ऑक्साइड बनाने की कोशिश करी तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग अप्लाई करा, तब जा कर के आपको क्या मिला था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिला था। तो अभी तक हमने मेटल ऑक्साइड पाया है, हमारे हाथ में अभी मेटल ऑक्साइड है। अब जो अगला प्रोसेस है वो रिडक्शन का प्रोसेस है। इस रिडक्शन के प्रोसेस में हम मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाने की कोशिश करेंगे और इस रिडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे और ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसे ख़त्म करने में करीबन 30 मिनट्स के 3 लेक्चर लग सकते हैं, 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं 30 मिनट्स के। तो जो भी लगेगा, लेकिन जो भी होगा परफेक्ट होगा। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही NCERT में जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत है, किसी भी तरह की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ। यहाँ से नोट्स बनाइए, यहाँ से पढ़िए, काफ़ी है आपका, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। कैसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं आखिर मेटल ऑक्साइड को मेटल में। तो हमारा मेन टारगेट ये पूरे में होगा मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का। तो जो भी कैल्सिनेटेड ओर है, द कैल्सिनेटेड एंड रोस्टेड ओर इज देन रिड्यूस्ड टू व्हाट, मेटेलिक स्टेट, यानी कि मेटल में, मेटल ऑक्साइड को मेटल में हम कन्वर्ट करते हैं। इधर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि कोई भी यहाँ पे मेथड, जो जितने भी मेथड्स हमने लिख रखे हैं उनमें से कोई भी मेथड को अप्लाई करके आप मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए पहला जो है वो केमिकल रिडक्शन मेथड है। जब हम कार्बन का हेल्प लेते हैं, है ना, रिडक्शन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को स्पेशली स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, कार्बन। मतलब कार्बन को हम हेल्प में लेते हैं रिडक्शन करने के लिए किसी मेटल ऑक्साइड का, तो हम उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। और इसमें केमिकल रिडक्शन, ये केमिकल रिडक्शन के अंदर आता है। तो केमिकल रिडक्शन में ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस एंड रिडक्शन बाई कार्बन, दैट इज स्मेल्टिंग, ये हम पढ़ने वाले हैं। यहीं पे ब्लास्ट फर्नेस वाला हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेकेंड वन हम पढ़ेंगे सेल्फ रिडक्शन, दैट इज ऑटो रिडक्शन भी इसको कहते हैं। 1 बाई 1 जब हम अंडर द हेडिंग होंगे इसके, तो हम डिटेल में बात कर लेंगे। उसी तरीके से मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, वेरी इजी मेथड, राइट। ये सभी सेकेंड थर्ड वेरी इजी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। इसमें हॉल हेराल्ड प्रोसेस को भी हम देखेंगे, राइट। एंड देन क्रॉल्स प्रोसेस एंड देन इलिंगम डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जिसमें स्टार नहीं लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपको इजीली समझ में आ जाता है, दिमाग में रह जाता है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो इन सभी में आपको फोकस करना है। तो आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन बाई कार्बन और एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, यानी कि केमिकल रिडक्शन में आज के इस पूरे लेक्चर को मैं डेडिकेटेड रखूंगा, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम केमिकल रिडक्शन देख रहे हैं, और केमिकल रिडक्शन में जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप मेटल ऑक्साइड को कार्बन के हेल्प से विथ वेरी हाई टेम्परेचर, जब आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को रखते हो, ठीक है, तो आप मेटल में उसको कन्वर्ट कर देते हो। क्योंकि मेटल ऑक्साइड था, मेटल में चला गया, मतलब मेटल क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। मेटल ऑक्साइड यहाँ रिड्यूस हो गया है और साथ में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुआ है। तो इस प्रोसेस को आप स्मेल्टिंग कहते हो, क्योंकि आपने कार्बन का हेल्प लिया है, इसीलिए ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है। कॉपर के केस में हम यहाँ पे इन जनरल कहते हैं कि कॉपर की जब मेटलर्जी करते हैं तो स्मेल्टिंग करते हैं, मतलब हम वहाँ पे कोक का यूज़ करते हैं। कोक मतलब क्या हो गया, कार्बन का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस आप कह सकते हो कॉपर के केस में भी, ठीक है। हालांकि सिंपली कार्बन का हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि कार्बन का यूज़ हमें पता होना चाहिए। अब ये किसके लिए सूटेबल है ये भी थोड़ा सा जान लें, हम समझ लें। तो जितने भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब जैसे देखिए
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में थोड़ा सा शर्माए मतलब जल्दी से नहीं दे, ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मतलब देगा लेकिन कम देने की टेंडेंसी होगी इसमें। मेटल तो देने की टेंडेंसी होती ही है, सभी मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, देने का, बट इसकी टेंडेंसी जो है वो लेस है, इसीलिए हम कहते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। जैसे आप देख लीजिए लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, लीड, टिन, ये सभी मेटल के रिडक्शन हम बड़े आसानी से, इनके मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन हम बड़े आसानी से इस केमिकल मेथड से कर सकते हैं और रिडक्शन बाय कार्बन हम कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके, राइट, इस ब्लास्ट फर्नेस में। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन प्रोसेस में बताता हूं कि कैसे आखिर ब्लास्ट फर्नेस में हम प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को पहले जूम करता हूं, तो ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर से जो आप देख रहे हो यहाँ पे ओर, लाइमस्टोन एंड कोक, जिसे हम कलेक्टिवली इसे चार्ज कहते हैं, यानी कि आपको चार्ज सबसे पहले इस ब्लास्ट फर्नेस में, ये जो अपना इतना बड़ा डायग्राम जो दिख रहा है ब्लास्ट फर्नेस का, उसमें ये चार्ज आपको ऐड करने होते हैं, राइट। तो जब आप ऐड करोगे और यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से और इधर से पूरे गर्म हवा, हॉट एयर, है ना, ब्लास्ट ऑफ एयर और ऑक्सीजन आप बड़े तेज़ी से, यानी कि हॉट एयर इधर से आप सप्लाई करते हो, दोनों साइड से बड़े तेज़ी से हॉट एयर जाता है, और ऊपर से क्या आ रहा है आपका, और लाइमस्टोन और कोक। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कौन से स्टेप में काम होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही भयानक वाला हीटिंग होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे, ठीक है। कैसे होता है आइए समझते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे डाला, तो इसको जैसे ही आपने डाला तो ये जो आपका कार्बन है ना, सी कार्बन, इस वाले जोन पे आकर के, ये वाले जोन पे आकर के, ठीक है, इस वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, कंबसन जोन। मतलब आपका जो कार्बन है, जो कोक आपने लिया है ऊपर में, वो कार्बन यहाँ आकर के पहले जलेगा और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कराएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो रिएक्शन है कि कार्बन जो है वो O2 के साथ में रिएक्शन करके CO2 बनाता है, यहाँ पे कार्बन आने के बाद फिर यही CO2, ये CO2 जो बचे हुए कार्बन हैं उस कोक से, कार्बन यानी कि कोक से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो इसे हमने क्या कहा कि ये जो जोन है दैट इज कंबसन जोन है, ठीक है, ये वाला जोन कंबसन जोन है, ठीक है। अब एक बार आपने अपने कंबसन जोन को अगर देख लिया तो आप समझिए यहाँ पे कि कंबसन जोन, यहाँ पे ये दो इसको रखेंगे कंबसन जोन में, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि जल के ऊपर की ओर प्रोसीड करेगा, ऊपर जाएगा और इस जोन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, दैट इज रिडक्शन जोन। रिड्यूस करता है मेटल को, जा करके कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चला जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो Fe3O4 जो यहाँ पे ओर के साथ में है, इस ओर के साथ में जो Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसको यहाँ पे Fe3O4 में कन्वर्ट करता है एंड CO2 साथ में रिलीज करता है। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर आप देख रहे हो ये लगभग 500 से लेकर के यहाँ पे 800 के बीच में टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, इस जगह पे जहाँ पे ये रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं, देखिए टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि कंबसन जोन यहाँ पे हुआ था ना बेटा, ये था आपका कंबसन जोन, तो सबसे ज़्यादा जो कंबसन हुआ है वो यहीं पे हुआ है, तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा। तो ये लगभग 21, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला 2170 कैल्विन, यहाँ पे जो हीटिंग हुआ है, जो कंबसन हुआ है यहाँ पे वो 2170 कैल्विन, 2170 कैल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए आयरन की हम बात कर रहे थे, फिर Fe2O3 जो हुआ, अब ये जो Fe2O3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में फिर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर चुका है इस डायरेक्शन में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे इससे रिएक्शन करता है और ये आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब आयरन का ऑक्साइड बनाता है। अब सोचिए अगर इसके बाद भी अगर कार्बन इसमें मिला ना इसको, तो सीधे वो क्या बना लेगा, आयरन बन जाएगा वो। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसका ये वाला कौन सा जोन हो गया,
ये हम कहते हैं रिडक्शन जोन, यानी कि मेटल का रिडक्शन हो रहा है लगातार यहाँ पे, ये रिडक्शन जोन है बेटा। 3 जोन में लगभग डिवाइड किया गया है, मतलब इसको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंबसन जोन, रिडक्शन जोन, और यहाँ देखिए जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं इसमें जो ओर में, वो ओर का इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लाइमस्टोन आपने ऐड करा है ना यहाँ पे, ये लाइमस्टोन यहाँ पे टूट जाता है, CaO प्लस CO2 में ब्रेक होता है, और CaO यहाँ पे क्या काम करेगा, फ्लक्स के तरह काम करेगा। फ्लक्स यहाँ पे CaO है, अभी हमने फ्लक्स और इम्प्यूरिटीज़ के बारे में समझेंगे, फ्लक्स और स्लैग क्या होता है ना, इम्प्यूरिटीज़ के साथ में मिल करके। देखिए ये फ्लक्स हो गया, अब क्या कहते हैं आगे हम समझाएंगे जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये SiO2 इसके साथ में, यानी कि ये इम्प्यूरिटीज था SiO2, इसके साथ में रिएक्शन करके ये स्लैग बना लेता है। स्लैग कहने का मतलब है कि देखो जैसे आप मिल्क को जब गरम करते हो ना, तो गरम करने के बाद एक लेयर बन जाता है वहाँ पे, आप देखते होगे, जिसको आप छाली या जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हो, तो वो बन जाता है। तो उसको बनने के इसी तरीके से मेटल के सरफेस पे जो इम्प्यूरिटीज़ होता है ना, वो इम्प्यूरिटीज इसी तरीके से स्लैग बना लेता है बेटा। स्लैग का मतलब एक ऊपर में स्कीम ऑफ एक लेयर बना लेता है, मतलब जिस तरीके से आप मिल्क में एक लेयर देख लेते हो, जब गर्म करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देते हो तो एक लेयर बनता है, उसी तरीके से एक लेयर बनाता है। तो ये वाला जोन क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जोन जो हुआ बेटा, इस जोन को हम कहते हैं क्या, स्लैग जोन, राइट। या आप कह सकते हो क्या, सिंपली स्लैग जोन आप कह दो, क्योंकि स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो 3 जोन आपने डिवाइड करा, और फाइनली क्या होता है देखिए कि जो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था ये वाला, और ये आयरन ऑक्साइड अब नीचे की ओर मूव करेगा, क्योंकि डेंसिटी अब नीचे लगातार मेटल की डेंसिटी तो ज़्यादा है, तो नीचे की ओर मूव करता चला जाएगा। तो आयरन का ऑक्साइड जो है वो नीचे आ गया। अब आयरन का ऑक्साइड नीचे आया तो इस कार्बन के साथ में फिर से एक बार रिडक्शन होगा, आखिर होना यहीं पे चाहिए था ये वाला पार्ट, और फिर धीरे धीरे नीचे यहीं पे हम तीसरा ये वाला रिएक्शन जो है ना, इस जगह पे भी आप लिख सकते थे। तो वो नीचे धीरे धीरे वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और मोल्टन स्टेट में यहाँ पे आपको ये जो है वो आयरन, पिग आयरन यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो कार्बन के साथ में रिडक्शन हुआ, यहाँ पे आयरन मिल गया। ये आयरन अभी पूरी तरीके से प्योर नहीं है बेटा, क्योंकि अभी हम रिडक्शन मेथड जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद रिफाइनिंग भी होना है। अभी भी इस आयरन के अंदर बहुत सारे क्या हैं, अभी इम्प्यूरिटीज यानी कि अदर एलिमेंट्स अभी भी मौजूद हैं इसके अंदर में। तो अभी कुछ परसेंट अभी बचा हुआ है, तो रिफाइनिंग करेंगे तो पूरी तरीके से हम प्योर कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयरन हमने किस तरीके से यहाँ पे पाया है, और साथ में जो यहाँ पे मोल्टेन जो आपने अभी बताया था स्लैग के फॉर्मेशन हुआ था, ये मोल्टेन वेस्ट मटेरियल जो है वो इधर यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की तरह इस साइड निकल जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आई थिंक समझ में आया होगा। मैं जितना भी कहूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा का पूरा टेबल आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आई थिंक अब आप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इसमें जो रिडक्शन करते हैं हम, राइट, इसमें जो हम रिडक्शन करते हैं वो क्या है, यहाँ देखिए गौर से। हमने बहुत सारे मेटल्स के बोले थे कि यहाँ पे रिडक्शन करते हैं, तो कौन कौन से मेटल बोले थे सर? तो मेटल तो हमने यहाँ पे आयरन भी बोला था आपको, तो आयरन का ही सिर्फ आपने बताया सर। कॉपर का, जिंक का, लीड का, टीन का क्या होगा? सबका ब्लास्ट फर्नेस में होगा भाई, इसमें टेंशन लेने की क्या बात हो गई। जैसे मान लीजिए कि आप ZNO ले रहे हो, ठीक है, ZNO ले रहे हो, ZNO को कार्बन से आप रिडक्शन करवा दो सिंपली, जो वही प्रोसेस होगा, लास्ट में रिड्यूस करके क्या बना लेगा, जिंक बना लेगा यहाँ पे, है ना। और साथ में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चला जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे आयरन के लिए तो देख ही लिए अभी थोड़ी देर पहले, कॉपर का देख लो, है ना, फिर इसी तरीके से लीड का देख लो, सबका इसी तरीके से बनेगा बेटा। तो एक आध रिएक्शन और लिख देता हूँ, SnO2, है ना, और इसको कार्बन के साथ में रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे SN बना लेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सारे मेटल का इसी तरीके से रिएक्शन है, तो क्या लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे मजे की बात ये है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे देख रहे हो कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेंगे सर, कार्बन कब लेंगे, और यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड कब रहेगा, तो हम बोलते हैं कि एट हाई टेम्परेचर, जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करता है बेटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और अगर हम बात करें एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
वो आपको यहाँ पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करता है। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि हाई टेम्परेचर रहा तो बेहतर होगा कि कार्बन यूज़ करिए, अगर लो टेम्परेचर रहा तो आप बेटर होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें सब चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा किसके लिए बेटर है ना, ताकि हम प्रॉफिटेबल वे में सब चीज़ सभी मेटल की मेटलर्जी कर सकें। हमारा तो मेन पर्पस यही है। तो इस तरीके से आप जितने भी यहाँ पे मेटल्स में दिखा रहा हूँ, इन सभी को इस मेथड से, ब्लास्ट फर्नेस के मेथड से रिडक्शन कर सकते हो। तो यानी कि हमने केमिकल रिडक्शन का सबसे पहला मेथड देख लिया है, दैट इज स्मेल्टिंग प्रोसेस, जब हम कार्बन का यूज़ करके रिडक्शन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आया यार, फ्लक्स एंड व्हाट, स्लैग एंड इम्प्यूरिटीज़। तो ये क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, काहे कि ये वाला जो टर्मिनोलॉजी आया है ये बार बार आ सकता है, परेशान कर सकता है। तो चलिए इसको क्यों छोड़ेंगे, हम एक एक करके 1 बाई 1 सब चीज़ देख लेते हैं। सो फ्लक्स एंड स्लैग क्या होता है, समझिएगा गौर से, बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होगी। सम इम्प्यूरिटीज़ आर स्टिल रिमेनिंग, कुछ इम्प्यूरिटीज़ अभी भी बचे रह गए हैं। किसके बाद, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो आपने करा है ना, जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो आपने करा हुआ है पहले से, है ना, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करने के बावजूद भी कुछ इम्प्यूरिटीज़ बच गए थे आपके, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ बच गए थे। तो उसी इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए अब हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो और स्टिल कंटेन इनफ्यूजिबल, इनफ्यूजिबल का मतलब क्या होता है, इनफ्यूजिबल का मतलब है जो मेल्ट नहीं कर सकता है। अब सोचिए, आपने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या करा था, हीट करा था, तो हीट करने के बाद भी मेल्ट नहीं किया क्योंकि वो इनफ्यूजिबल था, मेल्ट करता ही नहीं वो। तो आप बेकार में, आप फालतू में हीटिंग करके इसको कर रहे थे, तो ऐसे ओर्स तो अभी भी, ऐसे इंप्यूरिटीज तो रह गए वहां पे ओर्स में, ठीक है। तो इनफ्यूजिबल यानी कि जो मेल्ट नहीं कर सकता है, वैसे इंप्यूरिटीज अभी भी ओर में मौजूद थे, राइट। तो क्या हुआ कि हमने फ्लक्स को ऐड कर दिया। सो फ्लक्स मतलब, कहने का मतलब है कि मान लो कि अगर ये इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटी जो है वो अगर एसिड है तो ये बेस होगा, और अगर बेस है तो ये एसिड होगा। मतलब एसिड बेस का रिएक्शन आप करा दो, सिंपली न्यूट्रलाइज करा दो ताकि वो निकल जाए बाहर। तो हम क्या करते हैं कि हीट से तो भैया ये निकलेगा नहीं, इनफ्यूजिबल सब्सटेंस तो निकलेगा नहीं हीट से, तो हम एक फ्लक्स ऐड करते हैं। मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला, अगर एसिड है तो बेस, अगर बेस है तो एसिड, हम ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करके बाहर निकाल देंगे, है ना। जो हम बोले थे अभी, मिल्क में जो एक लेयर बन जाता है, गर्म करने के बाद एक ठंडा करने छोड़ दो मिल्क को, तो एक लेयर बनता है कि नहीं उसमें, तो वही यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। तो वही यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। तो आपने फ्लक्स ऐड करा, तो ऐड करने के बाद जो कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर है उसमें जैसे ही फ्लक्स ऐड करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ में, इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज के साथ में। इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज के साथ में वो मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही इसके साथ में मिक्स होगा ये क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा। स्लैग का मतलब क्या हो गया, जो मिल्क एक यहाँ पे एक लेयर बनाता है, जब आप उसके गर्म करके ठंडा करते हो तो एक लेयर बना लेता है ऊपर में, वही स्लैग है। यहाँ पे मेटल का बनता है, मेटल का मतलब इंप्यूरिटीज का बनता है, वहाँ पे मिल्क का मटेरियल था, ठीक है, बस यही फर्क है, लेकिन होता है ऐसे ही है। अब स्लैग जो है वो क्या है, फ्यूजिबल है। स्लैग क्या है, फ्यूज हो गया पूरी तरीके से, मतलब पिघल गया वो, है ना, मेल्ट कर गया। तो यही है बेटा फ्लक्स एंड स्लैग। आई थिंक फ्लक्स एंड स्लैग समझ में आ गया होगा, है ना, कि अब इंप्यूरिटीज जैसा होगा वैसा फ्लक्स आप डाल दोगे। मान लो इंप्यूरिटीज अगर एसिड टाइप का है तो आप फ्लक्स डालोगे बेसिक। अगर आपका पहले से इंप्यूरिटीज बेसिक है तो आप फ्लक्स कौन सा डालोगे, एसिडिक। यानी कि फ्लक्स को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, न्यूट्रल फ्लक्स। इन तीनों का काम समझते हैं, क्या क्या काम है। एसिडिक कौन होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, तो सिलिकॉन के ऑक्साइड एंड फास्फोरस के ऑक्साइड जो बनाएंगे वो एसिडिक फ्लक्स होते हैं, है ना। और ये नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड होते हैं इन जनरल। बेसिक फ्लक्स किसको कहते हैं, मेटल के ऑक्साइड को हम बेसिक फ्लक्स कहते हैं, जो कि अभी आयरन के मेटलर्जी में, अभी ब्लास्ट फर्नेस में अभी आपको दिखाया था कि ये वाला फ्लक्स आपने यूज करा था, CaO, जो लाइमस्टोन लिया था CaO प्लस CO2 टूट के और CaO फ्लक्स के तरह काम कर रहा था वहां पे,
ठीक है, तो ये आपने मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक फ्लक्स लिया। अब यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड है, दैट इज यहाँ पे आप कह सकते हो, कोई बताओ इसका नाम क्या है? क्रायोलाइट एंड फॉल्सफार। क्रायोलाइट ये वाला है एंड फॉल्सफार, है ना, इन दोनों को मिला दो तो ये न्यूट्रल फ्लक्स के तरह बिहेव करता है। और ये कैल्शियम का क्लोराइड यानी कि CaCl2, ये भी इन दोनों को आप यहाँ पे न्यूट्रल फ्लक्स के तरह ले सकते हो। किसका क्या काम है ये मैं बताऊंगा। अरे भैया, आप इम्प्यूरिटीज़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ गंदगी मत समझो। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब वो चीज़ है, जैसे मान लो मैं आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। अब आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, उसमें मान लो कि अगर पहले से मौजूद है यहाँ पे SiO2, तो अब मैं कह दूंगा कि आयरन के अलावा जितने भी चीज़ मौजूद हैं उसके लिए वो इम्प्यूरिटीज़ है, उसको निकालो भैया, प्योर आयरन चाहिए मेरे को। तो पहले से वहाँ पे SiO2 था, तो आपने उसका उल्टा वाला डाल दिया, दैट इज CaO, तो ये फ्लक्स के तरह बिहेव कर जाएगा। ठीक है, तो बस नॉर्मल है, ज़्यादा लोचा है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स का क्या काम है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एसिडिक फ्लक्स उसको कहेंगे जो बेसिक इम्प्यूरिटीज़ को क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी जो रिएक्शन हमने देखा कि वहाँ पे बेसिक नहीं, वहाँ तो दूसरा चीज़, ये सेकेंड वाला था वो वाला। तो यहाँ पे आप देखिए कि SiO2 मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक एसिडिक फ्लक्स है जो फ्लक्स के तरह हमने यूज़ में लिया। CaO किसी ओर्स में मान लो कि CaO इम्प्यूरिटीज़ के तरह है, किसी भी ओर में हो सकता है CaO वहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक इम्प्यूरिटीज़ और यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स लिए, दोनों न्यूट्रलाइज कर गया और स्लैग बना लिया, है ना, स्लैग का फॉर्मेशन कर लिया। सिमिलरली बेसिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, जो एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। यानी कि पहले हमने यहाँ क्या देखा कि बेसिक फ्लक्स था ये वाला जो अभी ब्लास्ट फर्नेस में देखा, और एसिडिक क्या था यहाँ पे, इम्प्यूरिटीज़, है ना, ये इम्प्यूरिटीज़ है। सो SiO2 इम्प्यूरिटीज़ के फॉर्म में है, जब दोनों मिल गए तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करके क्या बना लिया, स्लैग बना लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप न्यूट्रल फ्लक्स की बात कर लीजिए। तो न्यूट्रल फ्लक्स हमने अभी क्या बोला कि न्यूट्रल फ्लक्स जो होता है वो क्रायोलाइट और फॉल्सफर का आप मिक्सर कर देंगे, Na3Alf6 प्लस CaF2 का अगर मिक्सर आप कर देते हैं तो वो न्यूट्रल फ्लक्स होता है, और एक कैल्शियम का क्लोराइड आपका न्यूट्रल फ्लक्स होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि आप जब इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जब आप इसको ऐड करते हो, इन मटेरियल को ऐड करते हो, यानी कि CaCl2 को या फिर क्रायोलाइट फ्लॉस्फार, है ना, फ्लॉस्फार, है ना, कोई यूज़ करते हो, तो क्या होगा कि उसको वो रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करेगा किस मतलब क्या कर सकता है वो, उनके डालने से वो फ्यूजिबल जो टेम्परेचर होता है ना, किसी मेटल का जो ओर का जो टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको चाहिए होगा कि उसको मेल्टिंग होगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसके फ्यूजिबल टेम्परेचर को कम कर देगा। यानी कि अब अगर मान लो कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे उसको फ्यूज़ होता था पहले, तो अब हो सकता है कि 1200-1300 में ही वो फ्यूज़ होने लग जाएगा। यानी कि उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है, फ्यूजिबल टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये बड़ा हेल्प करने वाला काम है यार, ये तो न्यूट्रल फ्लक्स बहुत काम का चीज़ है ना। और क्या करेगा, तो इंक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि ये टूट जाते हैं आयंस के फॉर्म में, जो Na3Alf6 से, तो ये आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे, 3Na प्लस Alf6 यहाँ पे 3 माइनस, तो ये आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं। तो सारे के सारे टूट जाएंगे आयंस के फॉर्म में। तो आयंस के फॉर्म में टूटने के कारण फ्री आयंस मौजूद रहते हैं, इसीलिए वो कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो आई थिंक आपको फ्लक्स वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर हम फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। अब हम फ्लक्स के बाद हम बात करते हैं थोड़े से स्मेल्टिंग। क्या है कि स्मेल्टिंग वही चीज़ है कि जो कार्बन का मदद ले लेते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कॉपर के केस में हम स्मेल्टिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। कॉपर के केस में स्मेल्टिंग यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये वाला आपने पार्ट ले लिया, CuS प्लस FeS एंड Cu2O प्लस FeO, ये वाला पार्ट आपने लिया, और कोक आपने साथ में ले लिया। कोक यहाँ पे याद रखिए कि ओनली एक्ट एज फ्यूल के तरह सिर्फ यहाँ पे ये एक्ट करेगा, ठीक है। और इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तरह ना देखें, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट के तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया, ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो मेटल सल्फाइड है और मेटल सल्फाइड का अगर कार्बन से अगर रिड्यूसिंग एजेंट वाला रिएक्शन करा दोगे ना भाई, तो ये मेटल बना देगा,
है ना, रिड्यूस कर देगा, इसको मेटल बना देगा और साथ में CH2 रिलीज कर देगा, तो फिर तो आपका प्रोडक्ट ही यहाँ पे, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो भैया ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूल की तरह यहाँ पे वर्क करता है स्मेल्टिंग के केस में, है ना। अब जब SiO2 जब आपने यहाँ पे फ्लक्स डाला, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बना लेगा Cu2s एंड FeS। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी पूछे गए हैं कि कॉपर मैट में बताइए कि किसका मिक्सचर होता है, कौन कौन कॉपर मैट में होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कॉपर का सल्फाइड एंड आयरन का सल्फाइड यहाँ पे कॉपर मैट में मौजूद होता है। कॉपर मैट इसी को कहते हैं, कॉपर मैट का यहाँ पे बना है आपको, और साथ में स्लैग जो हुआ है वो आयरन का स्लैग यहाँ पे आपको मिला है। तो आप देख सकते हो कि स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर की जब मेटलर्जी करेंगे हम, इंडिविजुअल मेटलर्जी, तो ये रिएक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंडिविजुअल आप देख सकते हो यहाँ पे कि Cu2O FeS दोनों यहाँ पे थे, इसको यहाँ पे Cu2s एंड FeO बन गया, है ना। तो सिंपली यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो कि FeO बन चुका है और CuS यानी कि सल्फाइड कॉपर का बन चुका है। FeO SiO2 यहाँ पे इम्प्योरिटीज एंड फ्लक्स स्लैग बन गया, तो ये कुछ खास नहीं थे। तो कॉपर की मेटलर्जी जब इंडिविजुअल मेटलर्जी करेंगे तो भी वहाँ पे हम डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। अब आइए मैं समझाता हूँ आपको गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ही प्रोसेस रिडक्शन वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने बता भी दिया है। साथ में जैसे ही रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा मैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा ताकि आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे इसको कहते हैं। सो दोनों नाम से आप जान सकते हो, या तो आप कह लो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस या फिर सिंपली थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस आप कह लो। आखिर इसको क्यों यूज़ करते हैं? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो अच्छा खासा काम कर रहा था भाई, तो फिर ये मेथड लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों ज़रूरत पड़ी समझिए इसको, कि कुछ मेटल वैसे भी हैं, जैसे मान लीजिए Mn3O4, Cr2O3, Fe2O3, अगर ये सब मेटल अगर मौजूद हैं किसी में तो कार्बन जो है इसका सेटिस्फैक्ट्री रिड्यूस नहीं कर पाता है, सेटिस्फैक्ट्रीली अच्छे तरीके से रिड्यूस नहीं कर पाता। क्यों रिड्यूस नहीं कर पाता? क्योंकि जब इन सभी के साथ में कार्बन हाई टेम्परेचर में मिलता है तो वो मेटल का कार्बाइड बना लेता है। तो मेटल का कार्बाइड बना लिया भैया, और बनाना हमको है मेटल, सिंपली मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाना था हमें, क्योंकि हम रिडक्शन मेथड पर रिड्यूस करके हम सिंपली मेटल में लाना चाहते हैं, और ये तो मेटल कार्बाइड बना देगा। तो इसीलिए कार्बन जो है सेटिस्फैक्टरीली हमें रिजल्ट नहीं देता, जिसके कारण हमने एल्यूमिनियम का सहारा लिया है इस बार। तो एल्यूमिनियम का सहारा लिया, एल्यूमिनियम मुझे रिड्यूस करके मेटल को देगा। क्यों देगा भाई? एल्यूमिनियम में वैसा क्या है? तो एल्यूमिनियम में एक्चुअली ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के टुवर्ड्स इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब एल्यूमिनियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ में दोस्ती करने की क्षमता इसको बहुत ज़्यादा है। वो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो यहाँ पे Al2O3 बना लेता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है, और इसके बनने में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि मतलब एक बार अगर रिएक्शन में ये वाला बन गया ना, रिएक्शन ऐसे ही स्टार्ट कर दिए हो ना, तो ये कंटिन्यू रहेगा कब तक? जब तक कि मेटल ऑक्साइड आपका मेटल में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ रहे हो? मतलब यहां पे एल्यूमिनियम का मदद लेकर के आपने ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन करा के बना दिया क्या? Al2O3। अब ये Al2O3 के बनने से बहुत ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, और इसी एनर्जी के कारण, यह हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसी एनर्जी के कारण एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है तो ये तभी जाके रुकेगा जब मेटल, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि आपको मेटल मिल गया, यानी कि रिड्यूस कर दिया, तो एल्यूमिनियम मस्त आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है भाई, है ना। अब देखिए यहां पे कुछ रिएक्शन हमने लिख रखे हैं आपके लिए। Mn3O4 एल्यूमिनियम रिड्यूस कर देगा इसको, है ना, मेटल को। तो यहाँ पे मैंगनीज आपको अलग से मिल गया, Al2O3 मिल गया बाद में। तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम यहाँ पे आयरन को रिड्यूस करेगा और आयरन आपको मिलेगा, इस तरीके से देख सकते हो। इसी तरीके से एल्यूमिनियम यहाँ पे क्रोमियम को रिड्यूस करके क्रोमियम यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3, ये रेलवे वेल्डिंग में यूज़ में लेते हैं हम, यही वाला रेलवे वेल्डिंग में यूज़ में लेते हैं, राइट।
अब चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस हम करते कैसे हैं, ठीक है, और मतलब रेलवे वेल्डिंग हम कैसे करते हैं ये आपको आइडिया लग पाएगा। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? इस डायग्राम में देखिए अच्छे से, यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है ये, एक सेटअप बनाया गया है, राइट। यहाँ पे जो वेल्डिंग वाला यूज़ जो हम करते हैं ना आयरन का, जो सेकेंड वाला रिएक्शन हमने अभी दिखाया था आपको, वो रिएक्शन इस कंटेनर में हो रहा है, यहाँ पे अंदर में। एक्चुअल में यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लगाया जाता है, ये बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से ये बाउंड्री बनाया जाता है ताकि जो भी रिएक्शन हो बाहर नहीं आए, हीट बाहर की ओर नहीं जाए। थर्माइट का मतलब क्या होता है पता है? थर्माइट का सिंपल सा मतलब होता है एल्यूमिनियम के साथ में किसी भी मेटल का मिक्सचर करना। कोई भी मेटल जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हो, ये एल्यूमिनियम प्लस मेटल, इसी को कहते हैं बेटा थर्माइट। क्या कहते हैं? थर्माइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे जलाओगे, ये Mg का रिबन रहता है, उसको आप आग लगाओगे तो यहाँ पे अंदर में ब्लास्ट होगा। इग्निशन मिक्सचर यहाँ पे मौजूद रहता है, इस जगह पे इग्निशन मिक्सचर रहता है। वो इग्निशन मिक्सचर रहता है मैग्नीशियम और बेरियम का ऑक्साइड का। किसका रहता है? मैग्नीशियम रहता है और बेरियम का ऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो ये जब इग्निशन मिक्सचर यहाँ पे ब्लास्ट करेगा ना, तो यहाँ पे थर्माइट भी एडेड है, इस जगह पे बीचों बीच में यहाँ थर्माइट एडेड है। थर्माइट को क्या करेगा? ये पूरी तरीके से रिड्यूस कर देगा। तो एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 क्या कर देगा? वो आयरन में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देगा। अब जब आयरन में कन्वर्ट कर देगा तो देखो यहाँ पे आयरन नीचे गिरेगा, और जो ये पटरी, जो ये रेल है ना, ये वाला जहाँ पे ब्रेक आया है या फ्रैक्चर आया है या फिर थोड़ा सा जो जगह बच गया था, वहाँ आयरन जा करके फिल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आयरन इस तरीके से हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस हम रेलवे में यूज़ में लेते हैं। तो आई थिंक आपको जो केमिकल रिडक्शन मेथड था, मतलब कार्बन के द्वारा एक रिडक्शन हमने बताया आपको, और एल्यूमिनियम के द्वारा अभी रिडक्शन बताया, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट अभी कौन कौन सा आपने देखा? अभी कार्बन देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड देख लिया, एल्यूमिनियम देख लिया, ये सब हैं जो कि किसी मेटल को रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में अभी केमिकल रिडक्शन आपने देखा है, ठीक है। अभी बहुत सारे रिडक्शन बचे हुए हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।